कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। पहला लेक्चर बेसिक का, जिसमें कि रैशनल और इरेशनल के बारे में बताया गया। उम्मीद करते हैं कि उसमें भी एक दो पॉइंट नया सीखे होंगे और एलसीएम एचसीएफ में भी कुछ नया सीखे होंगे। ठीक है, तो कुछ एक दो क्वेश्चन लिखा हुआ था, जैसे √2 और √3 का एलसीएम। ठीक है, √2 और √3 का एलसीएम तो पॉसिबल नहीं था ये। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि दोनों इरेशनल है और दोनों का मल्टीपल कॉमन नहीं हो रहा था। दूसरा क्या था, 2√2 एंड 3√2 का एलसीएम। अब 2√2 का एलसीएम और 3√2 का एलसीएम निकालने के लिए 2√2 का अगर मल्टीपल देखोगे तो 2√2 का पहला मल्टीपल 2√2 इंटू 1, उसी को बोलते हैं पहला मल्टीपल। इसमें अगर 2 इंटू करेंगे तो दूसरा मल्टीपल, 2 इंटू करोगे तो 4√2 हो जाएगा। इसमें अगर 3 इंटू करोगे तो 6√2 हो जाएगा और फिर 8√2। इसी तरीके से ये मल्टीपल्स। 3√2 का अगर मल्टीपल निकालना है तो पहला मल्टीपल तो 3√2, पहला मल्टीपल वो खुद ही रहता है। दूसरा इसमें 2 इंटू कर दो, फिर 3 इंटू कर दो। अच्छा, ये हो गया सारा मल्टीपल। अब हमको क्या दिख रहा है कि 6√2 कॉमन हो गया दोनों। ठीक है, जैसे ही पहला कॉमन आया तो वही मल्टीपल कॉमन और लोएस्ट भी होगा। तो इस दोनों का एलसीएम फाइंड हुआ। एलसीएम इज 6√2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे नोट में, वी कैन नॉट फाइंड एलसीएम ऑफ इरेशनल नंबर्स, बट हम लोग इरेशनल नंबर का एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन बट वी कैन फाइंड एलसीएम ऑफ सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर्स। अगर इरेशनल नंबर्स दोनों एक ही जैसा हो, जैसे यहाँ पे दोनों √2 है, √2 वाला इरेशनल नंबर है, तो एलसीएम फाइंड होगा। यहाँ पे दोनों अलग अलग था तो एलसीएम फाइंड नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन और था पाई और 1 का। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, सबको मालूम होगा, 1 एक रैशनल नंबर है। तो पाई का मल्टीपल जब हम लोग लिखेंगे तो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और 1 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1, और 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 4। तो इसमें सब जगह पाई रहेगा, उसमें कहीं नहीं रहेगा, यानी कि इन दोनों में भी कॉमन नहीं निकलेगा। तो पाई और 1 का भी एलसीएम नहीं हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा, खुद से बना लिए होंगे। ठीक है, अब रैशनल और इरेशनल की अगर बात करें तो एलसीएम जो है, ठीक है, एलसीएम रैशनल और रैशनल का, रैशनल एंड रैशनल का फाइंड कर सकते हैं हम लोग। इरेशनल एंड इरेशनल में कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि सेम टाइप का अगर हो दोनों तो कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप का अगर दोनों इरेशनल नंबर हो तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम के बारे में अगर हम बात करें तो रैशनल और रैशनल का एलसीएम निकाला जा सकता है। अगर इरेशनल और इरेशनल हो तो सेम टाइप का हो तो निकाल सकते हैं। अगर दोनों में पाई लगा हो, जैसे पाई है और 2 पाई है, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके मल्टीपल में भी पाई और इसके मल्टीपल में भी पाई कॉमन होगा। अगर डिफरेंट है तो नहीं कर सकते हैं, और अगर रैशनल और इरेशनल हो तब तो नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब रैशनल में अगर इंटीजर नहीं है, ठीक है, जैसे कि अपॉन में हो दोनों, और उसका अगर हमको निकालने के लिए बोल, जैसे फाइंड एलसीएम ऑफ 3/2 एंड 6, इसका अगर एलसीएम निकालना है तो तुम उस मेथड से अगर निकालोगे, इसका मल्टीपल लिखोगे, इसका भी मल्टीपल लिखोगे। 3/2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, पहला 3/2, दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा भाई, 3/2 को 2 से इंटू करो तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से निकालते जाओगे मल्टीपल, तो सारा मल्टीपल निकल के आएगा। चौथा मल्टीपल क्या हो जाएगा, इसमें 4 इंटू करोगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 का पहला मल्टीपल ही 6 हो जाएगा। ये दोनों तो कॉमन हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उस मेथड से। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम बताना चाह रहे हैं कि अगर दो नंबर का एलसीएम हो और दोनों p/q के फॉर्म में हो तो कैसे हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो जैसे 3/2 और 6/1 का निकालना है एलसीएम, दोनों अपॉन में है, तो इसका अगर एलसीएम निकालना है 3/2 एंड 6/1 का, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में जो दोनों है उसका एलसीएम ऑफ 3 एंड 6, और जो नीचे है उसका एचसीएफ ऑफ 2 एंड 1। 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, और 1 और 2 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, दैट इज 6। यानी कि अगर अपॉन में हो, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अगर एलसीएम ऑफ a/b एंड c/d निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम जो पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम ऑफ a एंड c डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ b एंड d। ठीक है, ये हो गया एलसीएम का फॉर्मूला। आगे भी काम देगा, बाद में भी बहुत जगह पे काम देगा ये सब फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हम लोग एलसीएम का बेसिक रूल उम्मीद करते हैं कि सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक चीज है, जैसे अब रेशियो में ये बेसिक कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग बेसिक में कवर करेंगे, आगे पूरे मैथ्स में आते रहेगा। ठीक है, तो ये कोई ऐसा मत नहीं समझना कि बेसिक कोई एक टॉपिक है जिसमें एक ही चीज पढ़ाया जाएगा। बेसिक में लगभग पूरा मैथ्स का ही नॉलेज आ जाएगा हल्का हल्का। ठीक है, अब जैसे रेशियो है, अब रेशियो में एक चीज बताना है हमको, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंडो देखते हैं, क्या होता है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या है कि अगर कोई दो चीज का रेशियो जैसे a/b इज इक्वल टू c/d है, ठीक है, a/d इज इक्वल टू c/d है, तो दोनों में अगर एक जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो भी बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग ये कंपोनेंडो क्या बोलता है कि अगर कोई दो रेशियो बराबर है, दोनों में 1 जोड़ दें तो भी वो बराबर है, ये कंपोनेंडो है। ठीक है, यानी कि इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये b उधर चला जाएगा, तो a प्लस d/b इज इक्वल टू c प्लस d/d। ये हो गया कंपोनेंडो पहला। दूसरा होता है डिविडेंडो। डिविडेंडो क्या है कि अगर a/b इज इक्वल टू c/d दिया हुआ है तो दोनों में -1 कर दो तो भी ये दोनों बराबर रहेगा। डिविडेंडो के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई दो रेशियो इक्वल है तो दोनों में अगर -1 कर दें तो भी वो बराबर रहेगा। यानी कि इसको क्या लिख देंगे हम लोग, b उधर चला जाएगा तो a - b/b इज इक्वल टू c - d/d। ये हो गया दूसरा। अगर इन्हीं दोनों को डिवाइड करते हैं हम 1 डिवाइडेड बाई 2 तो निकल के आता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कई बच्चों को ये पहले से मालूम होगा, लेकिन यहाँ शायद सीख रहे होंगे अलग अलग कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करोगे तो इसका एलएचएस इसके एलएचएस से डिवाइड होगा तो बी और बी कट जाएगा, तो a प्लस बी बाई a माइनस बी बचेगा कि नहीं। इसको इसमें भाग दे दो, डिवाइड कर दो तो ये b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बाई a माइनस बी इज इक्वल टू, ये दोनों को डिवाइड करोगे तो d कैंसिल हो जाएगा, तो c प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या बोलता है, ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या बोलता है अपने को कि अगर इफ a/b इज इक्वल टू c/d है तो हम लोग डायरेक्ट इधर जो दोनों अपॉन में है और b उन दोनों का प्लस, a प्लस b उन्हीं दोनों का माइनस, इधर जो c और d है उन दोनों का प्लस और उन दोनों का माइनस भी बराबर होगा हमेशा। अगर a/b इक्वल टू c/d है
तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी होगा हमेशा। ये चीज़ याद रखना है हमको। आगे यूज करेंगे हम लोग, ये रिलेशन दिया रहेगा तो हम लोग ये लिख देंगे डायरेक्ट, तो उस समय हड़बड़ाना नहीं है, कंपोनेंडो डिविडेंडो से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है समझ में, नहीं आएगा समझ में तो पूछना जरूर, दोबारा फिर से देखेंगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम लोग बचपन में इक्वेशन पढ़े हैं, ठीक है, तो इक्वेशन के बारे में अगर थोड़ा सा तहकीकात करें कि इक्वेशन क्या होता है, कितने टाइप की इक्वेशन पढ़ने हैं हमको, तो उस पर अगर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि अब धीरे धीरे हम लोग 1-2 क्लास में बिल्कुल पीक पे आ जाएंगे और थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन कहाँ से आया, कैसे आया, उसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा स्टेटमेंट को देखते हैं। यह स्टेटमेंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या है, किसको बोलते हैं स्टेटमेंट? स्टेटमेंट मतलब कथन होता है हिंदी में। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ बोला जाए, कुछ क्वेश्चन किया जाए, उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आए तो हम उसको स्टेटमेंट बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं। ट्रू या फॉल्स, डायरेक्ट, सीधा 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 आंसर। मेरे जेब में 10 रुपए के नोट है, तो हम मेरे जेब में तो आपको मालूम है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है कि निकालने जाएंगे कहीं से। ठीक है, तो स्टेटमेंट का मतलब यह होता है कि जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आए, बाकी कुछ नहीं है। बचपन में क्वेश्चन आता होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉल्स, ठीक है, उसमें सिर्फ TF लिखना होता है। बिल्कुल ही आसान लगता था हम लोग को बनाने, नहीं भी आता तो TF कुछ भी लिख दो। ठीक है, कुछ ना कुछ आधा आंसर सही हो ही जाता था। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये समझना है कि स्टेटमेंट को ही ऐसा बोलते हैं, स्टेटमेंट में ही ऐसा होता है कि वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है डायरेक्ट। इसी स्टेटमेंट का 2 टाइप होता है। ठीक है, एक होता है आइडेंटिटी और दूसरा होता है इक्वेशन। स्टेटमेंट का क्या टाइप होता है? आइडेंटिटी और इक्वेशन होता है। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, इसको हमको समझना है अच्छे से। तो आइडेंटिटी वैसा स्टेटमेंट है जो ट्रू या फॉल्स तो होगा ही होगा, क्योंकि स्टेटमेंट का टाइप है। ठीक है, लेकिन फॉर ऑल होगा, मतलब ट्रू होगा तो ट्रू ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, फॉल्स होगा तो फॉल्स ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो जैसे हम लोग आइडेंटिटी बचपन में याद करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सभी आइडेंटिटी को याद किए होंगे, लेकिन ये नहीं सोचे कि क्यों इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिटी कार्ड वाला आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, पहचान, यहाँ पे स्टेटमेंट वाला आइडेंटिटी है। अब ये आइडेंटिटी क्यों है? जैसे अब आइडेंटिटी का क्या डेफिनेशन है कि विच इज ट्रू या फॉल्स फॉर ऑल। जैसे हम लोग बात करें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, चाहे धरती पलट जाए, कुछ भी हो जाए, ये फॉर्मूला नहीं बदलने वाला है। ठीक है, तो आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? जो लिखा हुआ है और एकदम 100% सही है या गलत है वो भी आइडेंटिटी हो जाएगा। जैसे अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी है, बदलेगा थोड़ी ना, कभी नहीं बदलेगा ये। ठीक है, जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो ये भी एक आइडेंटिटी है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 10th में पढ़े होंगे। यहाँ थीटा की जगह कुछ भी तुम आ जाओ, बैठ जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 ही होगा। ये सब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है क्योंकि ये हमेशा सही है। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा, चाहे कुछ भी, थीटा की जगह कुछ भी आ जाए, हमेशा 1 ही होगा ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का टाइप होता है। इक्वेशन किसको बोलते हैं? इक्वेशन भी ट्रू फॉल्स होगा। ठीक है, लेकिन
कभी ट्रू कभी फॉल्स फॉर सम। इक्वेशन किसको बोलते हैं? इक्वेशन एक स्टेटमेंट का एक ऐसा टाइप है जो कभी ट्रू हो जाएगा कभी फॉल्स हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर हम ये लिखें x माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये x माइनस टू जीरो है तो ये जीरो हमेशा थोड़ी है। जब x की जगह टू दोगे तभी जीरो है। मतलब दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर x इक्वल टू टू। ठीक है, दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर x इक्वल टू टू। एक्स इक्वल टू थ्री पे जीरो होगा क्या? नहीं होगा ना, ये गलत हो जाएगा। तो ये इक्वेशन है क्योंकि सिर्फ टू देने पे सही देगा ये, बाकी समय गलत होगा। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, ये कैसा इक्वेशन है? पढ़े हैं 10th क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दो वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सही होगा। किसके लिए सही होगा? तो जो इसका रूट होगा निकाल लेंगे। ये एक्स इक्वल टू टू और थ्री पे सही होगा और बाकी जगह गलत हो जाएगा। देखिए ये भी इक्वेशन है। ठीक है, अब इक्वेशन कहाँ से आया? अगर हम इसको हटा दें थोड़ा सा, अब इक्वेशन से पहले थोड़ा सा अगर बचपन में पढ़े होंगे हम लोग तो पॉलिनोमियल पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे हम लोग ये मान लें कि y इक्वल टू एक्स माइनस टू लिखा हुआ है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर क्यों बोलते हैं इसको? अगर x का पावर 1 हो हाईएस्ट उसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है, अगर x माइनस टू इक्वल टू जीरो है या इक्वल टू समथिंग, कुछ 2 है 3 है कुछ भी हो, ऐसे सिंपल भाषा में अगर समझे हम, x माइनस टू बीच में अगर इक्वल टू है और इधर अगर कोई कांस्टेंट है 0 है 1 है, तो यहाँ से x निकल करके आएगा कि नहीं? तो जहां पे x निकाला जा सके कुछ, तो वो इक्वेशन का फॉर्म हो जाता है। और अगर यहाँ पे क्या निकालोगे तुम लोग, y इक्वल टू एक्स माइनस टू खाली लिख दे हम, तो अपने मन से थोड़ी ना कुछ निकाल लेंगे हम। यहाँ पे कुछ निकालना नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू अगर जीरो लिखा हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम लोग इक्वेशन बोल देंगे। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है। ठीक है, यहाँ पे 5x प्लस सिक्स है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर x का पावर 2 हो हाईएस्ट, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसी तरीके से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, कुछ भी, ठीक है, यही हो जरूरी नहीं, ये समझाने के लिए बता रहे थे, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से y इक्वल टू अगर पावर 4 वाला लिख ले हम लोग, ठीक है, तो इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। पावर 4 को क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो हो गया नाम। अब पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल की असली चीज जो हम लोग 10th में पढ़े हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का क्या होता है? मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, a0 एक्स पे पावर n प्लस a1 एक्स पे पावर n माइनस वन, a2 एक्स पे पावर n माइनस टू और an एक्स पे पावर 0, तो ये पॉलिनोमियल होता है। जैसे यहाँ पे सारा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो कहीं पे भी x पे पावर नेगेटिव है क्या? इस पे भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 1 है, कहीं पे भी x पे पावर नेगेटिव नहीं है। तो x का जो पावर है ये n माइनस वन घटता हुआ जा रहा है, n माइनस टू घट के कहाँ तक गया? 0 तक गया। अब इसके बाद नहीं जाएगा माइनस में x का पावर नहीं। तो पॉलिनोमियल को डिफाइन होने के लिए जो चीज हमको जानना है वो ये है कि पावर ऑफ वेरिएबल जिसका पॉलिनोमियल है, यानी यहाँ पे x है, पावर ऑफ x शुड बी नॉन नेगेटिव। अब कल तुम लोगों को बताए हुए थे नॉन नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव भी कोई बच्चा लिख सकता है, वो गलत हो गया। फिर पावर ऑफ x कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। मतलब पावर ऑफ x अगर मान लो 100 से चल के आया तो 0 तक जाएगा, ये नॉन नेगेटिव हुआ। अगर खाली पॉजिटिव लिखते तो मतलब 1 तक जाता। पावर ऑफ x
शुड बी नॉन नेगेटिव। पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए ये चीज की जरूरत है। जैसे 10th में क्वेश्चन आता था कि क्या ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x एक पॉलिनोमियल है, जैसे fx इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, तो हम लोग क्या बोलते थे, नहीं, क्योंकि इसको अगर हम लोग एक स्टेप आगे ले जाए तो ये x पे पावर 1 है, और अगर यहाँ से x ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर -1 हो गया, पावर x नेगेटिव आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ये बेसिक चीज है। अब अगली क्लास में जो बताएंगे बेसिक, वो महा इम्पोर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा 11th-12th के लिए। तो अगली बार तो बिल्कुल ही तैयार होकर बैठना है हमको, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे पिकअप में आएंगे हम लोग। ठीक है, और तुम लोग पढ़ते नहीं हो लग रहा है, पढ़ते तो रिपोर्टिंग होती फिर। ठीक है, बहुत ही कम लोग किए, इसलिए थोड़ा सा पूरा पढ़ के रिपोर्ट जरूर किया करो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, और 3-4 क्लास में बिल्कुल आ जाओगे, और इतना अच्छा चलेगा कि फिर मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट इसको पूरा।